तो हम लोग बात कर रहे थे द्रौपदी मुर्मू की, नहीं? तो जरा अभी के वास्तविक स्थिति की बात कर ले। पूरे देश में जितने भी जेल हैं, जितने भी प्रिजन हैं, उसमें लगभग लगभग 4.5 लाख के करीब में, एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, तो 4.5 लाख के करीब में मान लो कि कौन है, प्रिजनर्स हैं, कैदी हैं। और इसमें से 3,70,000 जो प्रिजनर्स हैं, 3,70,000 अप्रॉक्स, एग्जैक्ट फिगर नहीं बोल रहा हूं मैं। ये ल, ये सिर्फ एससी और एसटी के हैं, सिर्फ एससी एसटी के प्रिजनर्स इसमें। तो क्या इसका मतलब क्या है कि एससी एसटी ही ये क्रिमिनल्स हैं क्या हमारे समाज के? यही क्रिमिनल्स हैं हमारे समाज के? क्या हमारे देश में सिर्फ एससी एसटी के लोग क्राइम कर रहे हैं? आंकड़ा, अब आंकड़े पे बात कर रहे हैं हम लोग। सिर्फ आंकड़ा सत्य नहीं होता है। अभी भाई साहब ये बचे हुए जो लोग हैं, ये लोग जो होंगे, ये अपर कास्ट और ओबीसी में आते होंगे। बाकी कास्ट के लोग बाकी कास्ट के लोग कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली, अब खास तौर पे इकोनॉमिकली जो है स्ट्रांग, इनके पास केसेस लड़ने के लिए पैसे हैं, बेल कराने के लिए पैसे हैं, और कई बार मामला रफा दफा करने के लिए भी पैसे हैं। यहाँ पे तो मोतिहारी में कई ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पे बड़े बड़े कांड जो हैं पैसे से मैनेज हो जाते हैं, बहुत बड़ा बड़ा। तुम्हारे पास ताकत है, तुम्हारे पास इकोनॉमिक पावर भी है, पॉलिटिकल पावर है, तो तुम कितना भी बड़ा कांड कर लो, तुम मैनेजेबल। हाँ, बशर्ते वो कांड किसी और बड़े ताकतवर आदमी के खिलाफ ना किया हो। तो अभी ये जो एससी एसटी के लोग हैं, ये उन इसमें से भी खास तौर पे एसटी की भी बात मैं करूँ, एसटी शेड्यूल ट्राइब की, तो ये सब आदिवासी हैं। और आदिवासी कहाँ रह रहे हैं? आदिवासी है, दलित है। मुश्किल से पूरे देश में 0.5% के करीब में दलित या आदिवासी बहुत स्ट्रांग अवस्था में है, बहुत ज्यादा, जो अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। सब कोई टीना डाबी की तरह नहीं है ना? सब कोई जो है ऐसे पॉलिटिकल रामविलास पासवान जैसे ताकतवर नहीं हो गए, या जो एससी एसटी के जो नेता उनकी तरह ताकतवर नहीं हो गए। सिर्फ 0.5% के करीब में ऐसी पॉपुलेशन है जो इसमें जो मजबूत है। ये सिर्फ इनकी बात मैं करूं तो ये वैसे लोग हैं, जैसे आपको पता ही है कि ये लोग गांव देहात में दारू पीते हैं, ताड़ी पीते हैं, देसी पीते हैं। अब उसमें ये पी के थोड़ा बहुत उत्पात मचा दिया। हमारे राष्ट्रपति यही कह रही हैं कि वो लोग गांव देहात से हैं, आदिवासी क्षेत्र के, इन लोगों के जीवन में शामिल है। देखिएगा 1857 की क्रांति के पहले, 1857 की क्रांति के बाद जो भी आदिवासी विद्रोह हुए हैं, उनमें से कई सारे विद्रोह में ये शराबबंदी भी बहुत बड़ा कारण रहा है। टैक्स लगा दिया अंग्रेज शराब पे, विद्रोह हो गया। उन लोगों के जीवन का हिस्सा है ना? वो चावल से शराब बनाते हैं, गेहूं से शराब बनाते हैं, महुआ से शराब बनाते हैं, पीते हैं। अब वो पी के थोड़ा बहुत उत्पात मचा दिया किसी का। अब अभी पुलिस को बहाना चाहिए, जो धाराएं नहीं भी लगनी चाहिए वो धाराएं उनके ऊपर थोप दी जाती हैं। और एक बार वो जेल चले गए तो फिर वो 10 साल होगा, 15 साल होगा, 20 साल होगा, 25 साल होगा, कोई नहीं जानता। ठीक है? आपके एनसीईआरटी के पॉलिटिकल साइंस में ये चैप्टर दिया हुआ है ह्यूमन राइट्स का, मानवाधिकार का। इसमें उसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है कि एक बालक जो अभी बालिग हुआ था, उसके हाथों छोटी सी क्राइम हो जाती है, और उस क्राइम के लिए 57 साल वो जेल में रहा। कोई पूछने वाला ही नहीं था, कोई देखने वाला ही नहीं था। उसके लाइफ को खत्म करने में किसका योगदान रहा? स्टेट का।
स्टेट को स्टेट कॉम्पनसेट भी कर देगा, उसको पैसा भी दे देगा, तो क्या उसका 57 साल बीत के आएगा? तो ह्यूमन राइट कमीशन वाले घूमते घामते जेलों की स्थिति का आकलन करने गए, वहां पे देखे कि ये तो 57 साल से यहाँ पे बंद पड़ा, वो भी छोटे से क्राइम के लिए, तो ये 2 से ढाई साल के अंदर हो जाता। सिर्फ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जुडिशियल प्रोसेस नहीं चला। सुनवाई हुई भी तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती गई, और वो विचाराधीन कैदी रह गया। आप समझ रहे हैं? तो ये 65 ये लोग क्यों नहीं जाते, ये SC ST वाले लोग अपने परिवार वाले को क्यों नहीं छुड़ाने जाते, बेल लेना दिलाने क्यों नहीं जाते? क्योंकि ये जानबूझ के छोड़ना पड़ता है, क्योंकि इनको पता है कि यदि हम कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ेंगे तो जो मेरा बचा खुचा खेत जमीन घर का सामान सब बिक जाएगा, ना वो बचेगा ना मेरा आदमी बाहर निकल पाएगा। सरकार छोड़ दी है, भरते रहो जेल, भरते रहो जेल। फिर दिखाते क्या है कि इस कैटेगरी के सबसे अधिक क्रिमिनल्स भरे पड़े हैं। विचाराधीन कैदी सबसे ज्यादा बाहर भारत की विचाराधीन, मतलब इनको इनको सजा नहीं मिला, इनको सजा नहीं मिली है, ये इनका चल रहा है, केस चल रहा है, चलते जा रहा है। और जिस सजा के लिए 4 साल 5 साल 7 साल का प्रावधान होगा, उसके लिए 25 साल 30 साल भुगत चुके हैं सिर्फ केस के सुनवाई में। ठीक है, अभी प्रोसेस दोनों तरफ से, अभी राष्ट्रपति जी बोले कि कोई ये जुडिशियरी का सिर्फ रोल नहीं रहा इसमें, जुडिशियरी के पास अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है वो बहुत लचीलापन वाला नहीं है, बहुत ज्यादा कॉलेजियम सिस्टम है। कॉलेजियम सिस्टम अपने आप में ही बड़ा डिस्प्यूटेबल चीज है, उसके थ्रू जजेस चुन के आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट के जजेस भी कॉलेजियम के थ्रू चुन के आते हैं, तो इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो अपने आप में डिस्प्यूटेबल है। उसके बाद जो है आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट में आ जाइए, अभी अभी चंद्रचूड़ DY चंद्रचूड़ जो हमारे चीफ जस्टिस बने हैं 50वें, उन्होंने इस बात को बोला है कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट में जो एक प्रोसेस है वो अपने आप में करप्टेबल है, बहुत करप्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट सबसे ज्यादा करप्ट जगह है, चीजों को लटकाई जाती हैं जानबूझ के, एक्सटेंड की जाती हैं, खींची जाती हैं रबड़ की तरह, समझ रहे हो? तो एक तो जिस जुडिशियरी से अपेक्षा है किस चीज की, न्याय की, जस्टिस की, तो कहावत है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, जस्टिस न्याय पाने में देर हो गई तो जस्टिस मिला ही नहीं। तो इनके साथ तो क्या मिला भगवान जाने, भगवान क्या कर दिया इन लोगों के साथ। छोटी सी माल दारू पी के मारपीट कर लिया, चला गया जेल। अभी एक मूवी मैंने आपको एक दिन इस बात पे बहस भी हुई थी, मैंने बोला था जय भीम नाम की मूवी देखें आप, आजकल टीवी पे भी आ रहा है बहुत जोरों शोर से, उसमें रियलिटी पता चलेगी कि क्या होता है उनके साथ। हाँ, अवार्डेड मूवी है, उसको नेशनल अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, तो अब क्योंकि इनके साथ समस्या ये है कि अपना केस ये नहीं लड़ सकते, सरकार कहती है कि हम आपको वकील देंगे, आपको सारा, तो सरकार की तरफ से जो प्रोसेस है वो भी बहुत लेंदी है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, उसको भी आसान बनाया जाना चाहिए ताकि लोग लोग डरता है कि भाई डॉक्टर और वकील के फेर में पड़ गए तो गए काम से, निचोड़ लेगा। क्या कह रही हैं राष्ट्रपति जी, देखना सुनना तुम उनके भाषण में, कह रही हैं कि हम लोग अपने समय में 3 लोगों को भगवान मानते थे, वो थे टीचर, डॉक्टर और लॉयर। तो टीचर तो जीवन बनाता है बचपन से ही, संवारता है, भविष्य संवारने का काम करता है, लेकिन डॉक्टर लॉयर के पास तो हम जब परेशानी में पड़ते हैं तभी जाते हैं, और इन परेशानियों का फायदा ये दोनों उठाते हैं। चले जाओ डॉक्टर के यहाँ आज, नहीं भी जरूरत होगा जानता है पैरासीटामोल से ठीक हो जाएगा, तब भी वो खून जांच और सारा जांच लिख देगा, का है कि वहां से उसको आना है। खाली बोल दो डॉक्टर साहब थोड़ा सा सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, दम फूल रहा है, देखो एक्सरे MRI सब लिख देगा। हाँ, तो सुस्ती आ रहा है तो लगा शुगर जांच, जानता है,
उसको पता है, उसको खाली एक एक नया सिम्टम दे दो ना, अरे पैर में झिनझिनी हो रहा है आजकल, तुरंत एक नाइट एक होता है वो जो कौन एसिड बढ़ जाता है पैर में, यूरिक एसिड का जांच लिख देगा, हाँ यूरिक एसिड जांच कराइए। भाई भुगत भुगत हम अभी भुगतते हैं इस चीज को लेकर। मेरा तो निकल गया गलती से, मेरा शुगर नहीं निकला, थायराइड तो नॉर्मल है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था तो अभी दवा खा रहे हैं तो ठीक हो गया। मेरे लीवर लीवर हाँ ठीक है। ये समझ जाइए कि हमारे देश की जुडिशियल सिस्टम में कितनी बड़ी बदलाव की आवश्यकता है। हम लोग जुडिशरी स्टार्ट करेंगे, आप सोचे चीजों को, जितना आसान दिखता है ना ऊपर से, घर पे अपने बैठ के, गांव में बैठ के, शहरों में बैठ के, अपने ड्राइंग रूम में बैठ के टीवी रिमोट से सीरियल देखते हैं, भाई साहब उतनी उससे कई ज्यादा भयावह स्थिति है हमारी सिस्टम की। और सिर्फ ये अकेला ऐसा नहीं कि आप बीपीएससी क्रैक कर लेंगे और आप जाएंगे और चीजों को बदल डालेंगे। आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होगा, लिमिटेड पावर होगा, आप वीडियो बन जाइए, और वीडियो बनिएगा, आप ईमानदार वीडियो के तौर पे अपने आप को प्रूफ कीजिएगा तो बहुत होगा, तो ब्लॉग बदल सकते हैं आप। और बहुत ईमानदार होंगे तो 4 महीने में ट्रांसफर कर दिया जाएगा आपको। आपको बेवजह परेशान किया जाएगा। अशोक खेमका के साथ यही होता है ना, वो बंदा की कहीं भी 6 महीने रहा ही नहीं है, उसको म्यूजियम डिपार्टमेंट में डाल दिया जाता है, वहां भी घोटाला निकालता है, बोले म्यूजियम डाल दो, संग्रहालय में देखता रहेगा 1000 साल पहले का सामान। उस वहां भी घोटाला निकाल दिया कि भाई बेटा तुम्हारा पैसा आया था म्यूजियम में, तुम क्या किए हो तुम लोग वहां। भाई इसको किस डिपार्टमेंट में डाला जाए, तो नाक में इसको तो हटा भी नहीं सकते ना, आईएएस को नहीं हटा सकते जब तक, किस बिना पे हटाएंगे, ऐसे तो बर्खास्त कर दे। नॉर्मल किरानी है, नॉर्मल बीडीओ है, नॉर्मल डीएसपी है, तुरंत चीफ मिनिस्टर है उसको बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। ये आईएएस आईपीएस को बर्खास्त भी नहीं कर सकते, फिर भेजना पड़ नीलम, बहुत सस्पेंड करेंगे, फिर भेजना पड़ेगा राष्ट्रपति जी के पास, राष्ट्रपति जी ओके करेंगे तब ना वो नौकरी से जाएगा। अशोक हेम का बदल दिया क्या देश को, ईमानदार बन के। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है क्या जी, तो या तो फ्लो के साथ बह जाओ, या फ्लो के अगेंस्ट में बहोगे तो पानी वो पानी का जो फ्लो होगा आपको जाने नहीं देगी। ठीक है, तो चीजों को अब ये हो सकता है आपको, देखिए कह सकते हैं कि तब कैसे बदला जाए, तो भाई बदल, वो तो कहावत है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द कैरेक्टर ऑफ अ नेशन। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कैरेक्टर को डिसाइड तो करता है कि अरे भाई हम तो बड़े लोकतांत्रिक हैं, हम तो बड़ी प्रोसीजर के में फॉलो बिलीव करते हैं। लेकिन उसके अतिरिक्त देखा जाए तो जब सिटीजन्स के लेवल पे आते हैं तो पता चलता है कि इंडियन सिटीजन्स आर द मोस्ट करप्टिव। तो हमारे ही खून में करप्शन है। हम जाते हैं अधिकारी को पहले ही बोलते हैं मेरा काम कर दीजिए ना, थोड़ा आना करेंगे सर, थोड़ा सा देख लिया जाए। अभी अभी राज्य में स्टार्ट हो रहा है उद्यमी योजना, उद्यमी योजना स्टार्ट होने जा रहा है, अभी से सब अरे भाई 20% 20% देने को तैयार है सब, हमारा कैसे भी करवा दीजिए। अभी सरकार क्या कर दिया, उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपया मिलना है, तो सरकार क्या किया कि आपको 10 लाख रुपया देंगे बिजनेस के लिए। तो 10 लाख रुपया देंगे, 10 लाख रुपया कितने पे, 1% ब्याज पे। बोला भाई इसका तुम 2 लाख भले ले लो, 8 लाख दिला दो। मन के चुकाओ, नहीं मन के तो मत चुकाओ। घर की महिला के नाम पे ले लो तब 5 लाख माफ, अब 5 लाख पे ही आपको देना है, तब तो और बेचैन है जो करने वाला है। हाँ आप पांच आप 3 लाख रुपए ले लीजिए, 2 लाख का लीजिएगा, हम ही देने के लिए तैयार है भाई, हम देने के लिए तैयार है। मैंने हम मतलब हम नहीं मतलब लोग। हाँ, ठीक है, बैंक से ये बहुत, ये लॉटरी सिस्टम के तहत आता है, लेकिन लॉटरी सिस्टम में भी सारा खेल होता है। आप बताइए तो 5 लाख माफे है, बोले भाई हमको चुकाना तो 5 लाख है, उसे चुकाना नहीं चुकाना बात बराबर, बात समझ रहे हैं। अभी ये चल रहा है सारा गेम, अभी कल आया न्यूज, और न्यूज में
ठीक है, चल रहा है। तो हम ही करप्ट है भाई, देश का नागरिक करप्ट है। जो समाज में जो किरानी है, जो क्लर्क है, जो अधिकारी है, वो भी समाज का हिस्सा है ना। तो हम उसको देते हैं और वो लेता है। अब फिर कहेगा वो देश में कुछ नहीं बदलने वाला है ना। वही जो पैसा उठा के ले लेगा कि ना इससे कम में हम काम नहीं करेंगे, वही कहेगा देश में कुछ नहीं बदल सकता ना। अपने दुमहिला घर का नाली खोल दिया रोड पे, और निकल गएगा रोड कितना गंदा है, रोड रोड कितना गंदा है अपने नाली का है। हाँ, उसकी मेहरारू जो है दुमहिला पर जो घुमा के फेंक दी कचरा रोड पे, अब वो तब निकलेगी रोड पे तो वही कचरा, अपना ही कचरा दिखेगा, कहेगा कौन फेंक दिया है यहाँ पे, रोड गंदा कर दिया है। गांव में शहर की बात कर रहे हैं, अपने मोहल्ला के से जा रहे थे, सुन लो अपने। अभी समझ, आप लोग इसमें हंसने वाली बात नहीं है, ये हंसने वाली बात नहीं है, ये अपने आप में आप सोचिए। हाँ हाँ। तो अब ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है बाप और बेटे की, बेटा चाहे तो चला सकता है बाप के ऊपर केस, नहीं चाहे तो नहीं चला सकते, तीसरे को इसमें नहीं इंटर करना है कि, तो वो पर्सनली अपने लेवल पे कर सकता है कि तुम क्यों मार रहे हो मुझे, और पीने के बाद तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, नहीं तो सजा का प्रावधान तुम 2 साल 3 साल का सजा दे दो। हम कह रहे प्रोसीजर के अंदर अगर जो सजा का प्रावधान है वो दो ना, लेकिन तुम सजा देने के तुम 25 साल लटका के रख रहे हो, 30 साल लटका के रख रहे हो, 57 साल लटका के रख रहे हो। तो भाई साहब आप ये सारा कहानी से आप लोग खुद में सुधार कीजिए। आप लोग एक सही नागरिक बनिए। अभी खाली पता चल जाए कि ओ 10 लाख में नौकरी मिल रहा है तो तुरंत एकदम 1 कट्ठा 2 कट्ठा बेच के तुरंत पहुंच जाएगा कि हमारी नौकरी को बुक कर दी। हमारा मित्र हमको बोले भाई मत दो पैसा, 4 लाख रुपया भाई, 4 लाख में रेलवे का नौकरी मिल रहा है। हम बोले हाँ भाई, आया मेरे डेढ़े पे। आज से घटना है 2012-13 की, 13-14 की। आया दौड़े, हम आए थे पटना से वापस लौट के, आया बोल रहा भाई नौकरी होने जा रहा है। हम बोले काहे को, तो बोला 4 लाख में। हम बोले हैं वैकेंसी निकला है क्या, तो नहीं भाई वैकेंसी नहीं निकला था। अब रेलवे का वैकेंसी तो पूरा एक साथ निकलता है ना, एनटीपीसी का जो भी एक, और निकला नहीं था, लेकिन एक पोस्ट खाली है दानापुर में, वहां नहीं। तो सुन लो ना, बस कितने में, तो 4 लाख में, 4 लाख में। हम बोले भाई मत फंसो इसमें, 4 लाख अभी इस समय 4 लाख देना, फंसोगे तो नहीं भाई, मेरे मामा है। हम बोले मामा है, हम बोले ठीक है, हम चुप रह गए। 4 लाख रुपया दे दिया, नकली नकली ऐसा ऐसा ज्वाइनिंग लेटर आया, लगा कि हाँ रेलवे का ही ज्वाइनिंग लेटर है। हमको भी दिखाया ज्वाइनिंग लेटर, हम भी बिलीव नहीं किए कि सच में ज्वाइनिंग लेटर आ गया इसका। दानापुर में चला गया, कहा क्या करना, ट्रेनिंग करने, दानापुर रेलवे स्टेशन पे 1-2 महीना ट्रेनिंग किया। पता नहीं कैसे सेटिंग किया था वहां के रेलवे के कर्मचारियों से वो सेटर, 2 महीना ट्रेनिंग किया, और ट्रेनिंग के बाद जब ज्वाइन करने जा रहा है तब वहां पे पकड़ा गया। उसको जेल भेजा जाने लगा कि ये आ कैसे गया, कहां से आया भाई, कहां का कौन किया तुम्हारा ज्वाइनिंग। भाई तब छूट छाट के आया। अभी पिछले 13 से अभी कितना 22 हो गया ना उसका 1 रुपया वापस नहीं आया है। रोज हम हमेशा पूछते भाई नहीं पैसा आएगा काहे को फालतू में। अब भाई करप्ट है कि नहीं, करप्शन है कि नहीं, देने वाला भी करप्ट और लेने वाला भी करप्ट। और इसमें आप लोग कोई दूध के धुले नहीं है, आप लोग कोई मौका मिले तो आप चौका मार लीजिएगा। सेटिंग कर रहे हैं, हाँ तो सेटिंग कीजिएगा, और 15 लाख रुपया जाएगा तो फिर मत रोइएगा। ये सब बात करता है, सब बात यही करता है। सारे जितने भी सेटर्स होते हैं ना, सारे सेटर्स यही कहते हैं
कि भाई हम पैसा नहीं लेंगे, ज्वाइनिंग कर लेगा तब कर लेना लेंगे पैसा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये चलिए निकालिए, तो ये हमारे देश की वास्तु स्थिति है। इधर ये हिस्ट्री निकालिए, क्या पढ़े थे हिस्ट्री में, सवाल करें। नहीं नहीं क्या होता है, नहीं नहीं, तो कॉपी नहीं है तो तुम कॉपी दी क्यों थी? कॉपी नहीं देना चाहिए था ना। अरे प्रिंस जी, कुतुबुद्दीन, तुम आए थे ना लास्ट क्लास में? अरे ये परसों परसों की घटना है, जिस दिन आप हमें अखरोट और सेव खिलाए थे, उसके दिन पहले नहीं आए थे। फिर भी तुम आई थी ना। विकास बताना किसके याद में, किसके याद में जो है कुतुबुद्दीन कुतुब मीनार की मीनार एक खड़ी की गई? विकास के बाद आकाश बताएगा। बाकी काफी नहीं है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है क्या? अच्छा, जिससे पूछा जाए वही बोले तो ज्यादा बेहतर है। चलो बताओ तो, किस चीज के ऊपर वो खड़ी की गई मस्जिद? उसके पहले क्या हुआ करता था वो? नहीं नहीं, हट, 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 हट। किसका बनाया हुआ था? तुम्हारा नाम अखिल है, आज से हम तुमको अखिल ही बोला करेंगे। हम बोले हैं कि वो बताएगा, वो कहा हुआ ही निकलेला एकदम। आप बताइएगा कि कुतुब अल इस्लाम का निर्माण कहाँ किया गया? कुतुब अल इस्लाम, ये सब एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है। दिल्ली में। गुड। अनुराग बताएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली क्यों नहीं आया अपने जीवन में? गुड। अपने दुश्मनों से सुरक्षा करने के लिए अपने राज्य का, और उसके दुश्मन कौन थे? उसके अपने ही भाई बंधु यलदौज और कुबाचा। तो यलदौज से अपनी किसकी शादी कराई थी उसने? पुत्री की। और कुबाचा से अपनी बहन की शादी कराई थी उसने, मतलब उसने वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपनी राजनीतिक संबंध मजबूत किए थे। ओके। उज्जवल बताएगा कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई है? उज्जवल बताएगा। 1208 में, 1206 में। कैसी कैसे मृत्यु हो गई उसकी? याद है लेकिन ध्यान बताओ, आप बताएंगे? नहीं नहीं, वो ऐबक के बारे में आपने सुना है। चाहे ये बताएगा चौहान खेलते वक्त। वापस गजनी प्रस्थान करते वक्त रास्ते में वो अपनी शिविर डाले हुए था, और वहां पे नमाज अदा करते वक्त शाम में उसके ऊपर खोखरों ने आक्रमण कर दिया, जिस आक्रमण में वो मृत्यु का शिकार हो गया। आप बताएंगे सपना, सपना बताना कि कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब सॉरी मोहम्मद गोरी और महमूद गजनवी में ज्यादा सफल कौन हुआ और कैसे हुआ? थोड़ा सा सब्जेक्टिव टाइप का है। महमूद गजनवी
और मोहम्मद गोरी में सफल कौन रहा भारत आक्रमण पे? कैसे अपने प्रभाव, किसने ज्यादा प्रभाव छोड़ी अपने भारत आक्रमण में? विकास बताओ। मोहम्मद गोरी और महमूद गजनवी में किसने अपने आक्रमण से, हाँ कैसे, किस प्रकार से? मोहम्मद गोरी ने अगर यदि प्रभाव छोड़ा अपना ज्यादा, तो किस प्रकार से उसने अपना प्रभाव ज्यादा छोड़ा था? हाँ, डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ये बहुत गलत बात है। आप बताइए। अनु, अब सारी आशाएं तुम पे टिकी हुई हैं। अच्छा, वो नहीं बता सकते, कौन बताएगा? बताओ बताओ बताओ। गुड। गुड। नहीं, मोहम्मद गोरी का भी यह उद्देश्य नहीं था। वो सिर्फ पंजाब क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिलाना चाहता था। चलो, मान लिया जाता है हमारे यहाँ से। बाकी लोग तो प्रयास भी नहीं करते हैं। चलो, महमूद भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना से किसको जाता है? तुर्कों को जाता है। चले, लास्ट पॉइंट बताइए, क्या लिखवाए थे आपको? क्या लिखवाए थे? मुख्यालय। ओके। चलिए, आराम शाह, टॉपिक का नाम देंगे आराम शाह। आराम शाह। आराम शाह। आराम आराम। हाँ। हाँ, नहीं, सबका नहीं। चलिए, आराम शाह। शासन 1210। 1210 लिखेंगे। आराम शाह एक कमजोर तथा अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। आराम शाह एक कमजोर तथा आराम शाह एक कमजोर तथा अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। नहीं, बेटा नहीं था, यह अमीर था। उसकी ऐबक की सिर्फ जो है तीन बेटियां थी, ये भाई था उनका छोटा भाई था। लिख लिए, आराम शाह एक करोड़ शासक था। अगला पढ़ लिखेंगे। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की सिर्फ तीन पुत्रियां थी और कोई पुत्र नहीं था। कुतुबुद्दीन ऐबक की सिर्फ तीन पुत्रियां थीं और कोई पुत्र नहीं था। और कोई पुत्र नहीं था। अतः उसके छोटे भाई आराम शाह को गद्दी पर बैठाया गया। परिवार हो गया था। लिखेंगे। इतिहासकारों ने लिखा है, ये चीज तो है। हाँ, अबुल फजल ने बताया है ये।
ये आराम शाह के छोटे भाई थे। तो अब सारे इतिहासकारों का नाम लिखवाना कहीं से उचित नहीं है अभी। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा। इसके शासन काल में तुर्क अमीरों ने इसके शासन काल में तुर्क अमीरों ने विद्रोह कर दिए। विद्रोह कर दिए। अगला पॉइंट, अतः ऐसी स्थिति में दिल्ली का तुर्क सरदार अली इस्माइल ने दिल्ली का तुर्क सरदार अली इस्माइल ने इल्तुतमिश को सुल्तान के पद के लिए आमंत्रित किया। इल्तुतमिश को सुल्तान के पद के लिए आमंत्रित किया। अली इस्माइल सुल्तान के पद के लिए आमंत्रित किया। फ्यूचर में जब भी आप अधिकारी बने, जब भी पहले बने या बाद में बने ये तो समय बताएगा, लेकिन जब भी बने अपनी बायसनेस को अलग रख के और नागरिकों को अपना समझ के उनके लिए कार्य करें। जब भी रात सुबह में 9 बजे ऑफिस के लिए निकले, अपने जीवन में जो भी बायसनेस आपके अंदर है, आपके लाइफ में, वो एक साइड करें और तब ऑफिस जाए। फिर वापस जब आए तो वापस से अपना बायसनेस अपने अंदर डालना है तो ठीक है, लेकिन वर्किंग आवर के दौरान अपनी बायसनेस को साइड में रखें। अमीर हो या गरीब हो, कोई भी, आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, आप जिस जाति को बिलोंग नहीं करते हैं वो आ गया आपसे काम कराने के लिए, या किसी धर्म को आप नहीं पसंद करते वो आ गया आपसे काम कराने के लिए, सबको साइड में रख के आप एज अ पब्लिक सर्वेंट आप उनके लिए काम करें। फिर आप देखिए क्या कमाल के ऑफिसर बनिएगा, सारे खामियों के बावजूद भी। ठीक है, याद रखिएगा ये मेरी बात। चलिए, कभी कोई बातें मेरे दिमाग में आ जाती हैं तो बीच में बोल देता हूं मैं। माइक ऑन है, दमाद आएगा, हम आते हैं। लिखेंगे इल्तुतमिश उस वक्त बदायूं का सूबेदार था। इल्तुतमिश उस वक्त बदायूं का सूबेदार था। अगला पॉइंट, बदायूं यूपी में है। लिखेगा इल्तुतमिश ने अपनी सेना लेकर दिल्ली के लिए इल्तुतमिश ने अपनी सेना लेकर राजधानी के लिए प्रस्थान किया। कॉमा, जड़ 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 दिल्ली के निकट जगह का नाम है। दिल्ली के निकट जड़ में इल्तुतमिश तथा आराम शाह के सेना के मध्य युद्ध हुआ। इल्तुतमिश तथा आराम शाह के सेना के मध्य युद्ध हुआ।
जिसमें आराम शाह की मृत्यु हो गई, जिसमें आराम शाह की मृत्यु हो गई। तथा इल्तुतमिश इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। चलिए आइए टॉपिक देंगे इल्तुतमिश। देंगे इल्तुतमिश का अर्थ है साम्राज्य का स्वामी। इल्तुतमिश का अर्थ है साम्राज्य का स्वामी। चलिए उसकी उपाधि लिखते हैं, वीवीआई मारिएगा उपाधियों पे। सोनपुर मेला कौन कौन घूम के आ गया भाई? कोई नहीं गया था? हम भी कभी नहीं ना। जानवर देखने जाएगा, कुत्ता बिलाई। हाँ तो पशु मेला है ना। हाथी, अभी कल हाथी देखे हम चनवारी चौक पे। कल हाँ है तो घोड़ा ही, इंसान तो नहीं बन जाएगा। शौक बड़ी चीज। हमें ऐसे शौक ना पालने हो जो पॉकेट में पैसा निकाल के खर्च करवा दे। भाई हम अपना जीवन पाल ले, अपने परिवार का जीवन पालने काफी है। हाथी का जीवन जंगल पाल लेगा। चलो उपाधि लिखो जरा इसकी। ईश्वर की भूमि का रक्षक, पहली उपाधि। ईश्वर की तो पहले के राजा वाजा हुए ना, बड़े महाराजा ध्यान चक्रवर्ती सम्राट श्री श्री 108। हमारे यहाँ भी एक श्री श्री 108 महाराजा धीराज है, दिल्ली में आजकल बैठते हैं। ईश्वर की भूमि का रक्षक कौन है? ये पगला हमारे पगला खुलेआम नाम ना लो। देखो यहाँ पे सरकार खुलेआम एक्सेप्ट कर रही है कि अपने, हाँ 2002 के दंगे में हम सबक सिखाए थे। पहली बार हम देखे कि कोई राज्य राज्य कह रही है कि हमारे नागरिकों की हत्या करवाए थे। हैं क्या? तो राज्य अपने नागरिकों की हत्या करवाएगा? राज्य ओ नहीं 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 नहीं, नहीं। हम कह रहे हैं राज्य तो आप उसको पकड़ के इस देश में संविधान किस लिए है? नहीं टाइम हो तुम, क्या तुम बॉबी देवल हो कि जजमेंट ऑन द स्पॉट करोगे? इस देश में प्रोसीजर बनाया गया है। जो 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 पार्टी कहती है कि हम बड़े पब्लिक के लिए भगवान के तौर पे काम करते हैं, ये कर देते हैं वो कर देते, वो खुलेआम कह रही है कि हमने सबक सिखाया था अपने देश के नागरिकों को। श्री श्री 108 महाराजा ध्यास माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री 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 108 महाराजा धीराज नरेंद्र मोदी जी। हाँ दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र दास मोदी जी। हाँ क्या है पुल, हमको भी नहीं पता, उनके फेर में नहीं रहते ना हम, इसीलिए। चलो चलो लिख लो। तब काहे चिल्लाते हैं जब कि 1984 में राजीव गांधी के रहते जो है सिख दंगा हो गया, तब दंगा दंगा काहे चिल्लाते हैं? चलो लिखो। ईश्वर के सेवकों का सहायक, ईश्वर के सेवकों का सहायक। ईश्वर के सेवकों का सहायक। अगला अमीर उल उमरा, अमीर अमीर उल उमरा, अमीर उल उमरा
सुल्तान आजम, सुल्तान आजम, सुल्तान आजम, सुल्तान डैश करके ए आजम, मुगले आजम, उसी वही वाला सुल्तान आजम। चलिए अब आइए जरा सब पॉइंट वाइज नोट डाउन करते चलेंगे। कौन सा तुर्क था ये? शुरुआत में शमसी था या इलवरी था? या इलवरी था? लिखिएगा, बताओ। तुर्क कौन सा था? तुर्क, तुर्क कौन सा था? जैसे जनजाति का नाम पूछ रहा हूं मैं, जैसे ऐबक जनजाति थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, वैसे ही जो है इनकी जनजाति इलवरी थी। लिखेंगे, लिखिएगा, इल्तुतमिश इलबरी जनजाति का तुर्क था। इलबरी। अगला पॉइंट, ऐबक ने इल्तुतमिश को सर्वप्रथम सर जहांदार, सर ए जहांदार, सर ए जहांदार, ब्रैकेट में लिखेगा अंग रक्षकों का प्रधान, सरे जहांदार, अंग रक्षकों का प्रधान, हाँ, का महत्वपूर्ण पद दिया। अगला पॉइंट लिखेंगे, अपनी मेहनत के दम पर, अपनी मेहनत के दम पर वह अमीर ए शिकार के पद पर पहुंचा, अमीर ए शिकार के पद पर पहुंचा। हाँ? वही है। अगला पॉइंट लिखेंगे, ग्वालियर विजय के बाद ग्वालियर विजय के बाद उसे अमीर नियुक्त किया गया, अमीर नियुक्त किया गया। अमीर नियुक्त किया गया। अगला पॉइंट लिखेगा, इसके पश्चात उसे बुलंदशहर का इक्ता प्रदान किया गया, एक तरह से वहां का जागीरदार उसको बनाया गया। इक्तदारी प्रथा यहीं से शुरू होगा। इक्ता प्रदान किया गया, इक्ता, इक्ता सूबा, इक्ता को मतलब सूबा कहते हैं। इक्ता ब्रैकेट में सूबा भी लिख सकते हो। इक्ता, ई आधा क ता, ई से इमली का बूटा, बेरी का पेड़। तथा अंत में उसे दिल्ली राज्य का सबसे महत्वपूर्ण इक्ता, तथा अंत में उसे दिल्ली राज्य का सबसे महत्वपूर्ण इक्ता बदायूं सौंपा गया, बदायूं सौंपा गया। हो गया जी जी। अब वही ना बोले कि जब आराम शाह के साथ युद्ध हुआ वो बदायूं का सूबेदार था, बदायूं सौंपा गया। चलिए इस प्रकार से वो एक एक करके पद लेता गया। ये इल्तुतमिश था गुलाम किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का।
ठीक है, लिखेंगे इल्तुतमिश, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम तथा उसका दामाद था। तथा उसका दामाद था। चलिए प्रशासन आइएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक का, इल्तुतमिश का प्रशासन तथा उसके विजय, तथा उसका विजय। ये हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, कल से पहले ऑफलाइन ऑनलाइन वाले का हम लोग पहले ऑफ कर देते हैं, उसके बाद बात करते हैं।